अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की ऐसी क्लास लगाई कि दुनिया देखती रह गई। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले जयशंकर ने कनाडा की सरकार को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को मुद्दा बनाने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा कनाडा की सरकार को इस बाबत सबूत पेश करने चाहिए। Have made some allegations. We have, pointed out to them that this is not Government of India's policy. But if they are prepared to share with us specifics and anything relevant, we are also open to looking at it. एस जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो का नाम लिए बगैर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज्ञान न बांटने की नसीहत भी दी। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this. We don't think freedom of speech extends to incitement to violence. That to us is misuse of freedom. It's not a defense of freedom. अपने हाजिर जवाबी से सामने वाले को लाजवाब कर देने वाले एस जयशंकर ने कनाडा को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। यही नहीं, कूटनीति के महारथी एस जयशंकर ने अमेरिका से कनाडा को सीधा संदेश दे दिया कि उसने शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जयशंकर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह कनाडा आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, जबकि वहां की सरकार आतंकियों, अलगाववादियों और गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। We've had, smoke bombs thrown at the mission. We've had our consulates, violence in front of them. Individuals have been targeted and intimidated. There are posters put up about people. So tell me, do you consider this normal? For a moment, okay, this is about us. If this had happened to any other country, how would they react to it? I think it's a reasonable question to ask. Let's not normalize what is happening in Canada. इशारों में ही सही, एस जयशंकर ने अमेरिका जैसे उन देशों पर भी निशाना साधा जो कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं। What is happening in Canada, had it happened anywhere else? Do you think the world would have taken it with equanimity? If it had happened to any other country, would they have taken it, so calmly? So I think, it's necessary to call out what is happening there. विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन में कनाडा पर दूसरी बार बोले। 26 सितंबर को उन्होंने कनाडा का नाम लिए बगैर उस पर वार किया था, जबकि इस बार जयशंकर ने खुलेआम कनाडा को आतंकियों का अड्डा बताने के साथ साथ ट्रूडो को भी बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर रही। In the fact that there are individuals and organizations who are clearly involved with violence and illegal activities in India, who themselves declared it. It is not a secret, and that they continue to carry on with their activities in Canada. एस जयशंकर ने यह भी बताया कि किन परिस्थितियों में उनकी सरकार को वीजा सर्विस पर रोक लगानी पड़ी। The fact that we've had to temporarily suspend our visa operations. It is not something we would have liked to do. It is just that they have made it very difficult for us to operate those services because our personnel are today insecure. कनाडाई सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ एस जयशंकर ने खालिस्तानी गुटों को भी एक्सपोज किया। अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगाववादी लोग जो हैं, जो हिंसा जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक छोटी सी माइनॉरिटी है। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से भी मिले। मीटिंग में ब्लिंकन जयशंकर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के अलावा ट्रेड, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी पर चर्चा हुई। इसमें आतंकी निज्जर की हत्या मामले का कोई जिक्र नहीं किया गया। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कनाडाई पीएम द्वारा लगाए गए आरोपों पर चर्चा की। I had the opportunity to do so again in my meeting yesterday with Foreign Minister Jaishankar. Those responsible need to be held accountable, and we hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter.
वैसे एंटनी ब्लिंकन के अलावा जयशंकर ने अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, कई अमेरिकी सांसद और थिंक टैंक से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस रहा। कनाडा के मुद्दे को जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि एस जयशंकर ने बड़ी ही बेबाकी से भारत का पक्ष रखा और कनाडा के साथ साथ अमेरिका को भी समझा दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरी रणनीति नहीं अपनाई जा सकती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद हडसन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में भी जयशंकर ने कनाडाई सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राजनीतिक कारणों से खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने को लेकर ट्रूडो की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की। We consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence, and they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. जयशंकर ने इशारों में अमेरिका की भी आलोचना की। Americans, perhaps Canada looks very different, but it depends, from where the interest, where the shoe pinches. For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने कनाडा मुद्दे को अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए के सामने भी उठाया है। Did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. And? No. Let's put it this way. They obviously shared, U.S. views and assessments on this whole situation. कनाडा की सरकार किस तरह एक वांटेड आतंकवादी के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है और किस तरह वो कनाडा सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश में कामयाब हो जाता है, इसका सबूत भी मिला है। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने 2016 में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में निज्जर ने उसके आतंकवादी होने के भारत सरकार के आरोपों से इनकार किया था। नेशनल पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर ने पत्र में लिखा था, भारत ने अपने सरकारी अधिकार का खुलेआम दुरुपयोग किया है। मैं आपके प्रशासन से मेरे खिलाफ भारत सरकार के मनगढ़ंत, निराधार, काल्पनिक और राजनीति से प्रेरित आरोपों को खारिज करने का आग्रह करता हूं। जिसके बाद वोटों की खातिर जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर को क्लीन चिट दे दी, जबकि निज्जर पर भारत में हत्या, आतंकवादी गतिविधियों और राजद्रोह समेत कई मामलों में आरोप में केस दर्ज है। आपको बता दें, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण कानून पर विवादित बयान दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आरक्षण मिलने के बाद लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं संसद पहुंचेंगी। बीजेपी ने सिद्दीकी के बयान पर आपत्ति जताई और बयान को छोटी मानसिकता वाला बताया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। राम मंदिर जाने वाले मुख्य मार्गों पर आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। भारतीय सेना को जल्द ही 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे। पूरी तरह से भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किए ये हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर नजर रखी जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। स्पीति के लोसर और लाहौल के तेलिंग में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कनाडा के बाद स्कॉटलैंड में भी खालिस्तानी चरमपंथियों ने भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी की। स्कॉटलैंड में तैनात भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया। दोराईस्वामी स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित एक गुरुद्वारे के लंगर में शामिल होने के लिए न्योता मिलने पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनकी कार गुरुद्वारे के गेट पर पहुंची, वहां कुछ कट्टरपंथी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। ये लोग दोराईस्वामी की कार के आगे खड़े हो गए। जब चरमपंथियों ने दोराईस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोका तो भारतीय उच्चायुक्त ने उनसे बहस करने के बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। इस घटना के बाद दोराईस्वामी सुरक्षित हैं। वहीं भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी का मुद्दा भारत ने ब्रिटेन के सामने उठाया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी ने भी इन कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश नहीं की। वैसे इस घटना के सामने आने के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग ने पूरी साजिश के पीछे 3 लोगों को बताया और भारत ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय से इस मामले में एक्शन लेने की अपील की। बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए अकाल तख्त से भी इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मूलतः सिख इस सब के विरोध में है।
मैंने इसलिए आज जैसे अकाल तख्त से निवेदन भी किया है कि इसके ऊपर एक कड़ा स्टैंड लें और एक मैसेज दें और गुरपतवंत सिंह पन्नू को कौम से तनखिया करें, बाहर करें। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी स्कॉटलैंड में हुई घटना की भर्त्सना की। जो लोग ऐसा करते हैं ये लोग या तो सिक्खी को समझते नहीं हैं या तो सिखों को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं। ये जो घटना हुई है इसकी मैं भी निंदा करता हूं और मेरे साथ साथ करोड़ों सिखों की भी यही भावना है। वहीं कांग्रेस में इस घटना को लेकर दो अलग अलग तरह की राय नजर आई। कोई इस मुद्दे पर राजनीति करता दिखा तो किसी ने इस घटना को गलत करार दिया। भारत के एम्बेसडर जो कि बुलावे पे वहां गए थे, कुछ प्रो खालिस्तानी लोगों ने उनको जाने से रोका और वो चले गए। बहुत खेदजनक घटना है। हमारा जो डिप्लोमेटिक फेलियर है, मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक डिप्लोमेटिक फेलियर है। कभी ऐसा नहीं देखा गया था और कनाडा के बाद में अगर इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की गरिमा से जुड़े ऐसे मुद्दे पर भी राजनीति हो सकती है, जबकि जरूरत है तो सबको साथ आकर एक सुर में बोलने की। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की भारी फजीहत हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान सरकार की नीतियों की पूरी दुनिया के सामने आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 54वें सेशन में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम करार दिया। The rise of Sunni Islamist extremism cultivated by the Pakistani military establishment has created a hostile environment for religious minorities, including the Shia, Ahmadiyya, Christian, Hindu and Sikh communities. यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के रिसर्च एनालिस्ट ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे इस निंदा के नाम पर अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है। The blasphemy and anti-Ahmadiyya laws currently enforced in Pakistan have enabled Islamist extremists to operate with legal cover and persecute non-Muslims on a daily basis. These religious minorities have become subject to frequent, unprovoked attacks. संयुक्त राष्ट्र में स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद EFSAS ने उसे आड़े हाथों लिया और मानवाधिकार पर दुनिया को ज्ञान देने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ISIS के 4 आतंकियों की तस्वीर जारी की है। इनमें से 3 आतंकियों के दिल्ली में और 1 आतंकी के ओमान में छिपे होने की खबर है। 3 आतंकियों की तलाश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के नाम मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज है, जिनकी तलाश NIA दिल्ली और पुणे पुलिस राजधानी के अलग अलग इलाकों में कर रही है। शहनवाज पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में रह रहा था। वो एक IED एक्सपर्ट है। तीनों आतंकी पुणे ISIS केस में वांटेड हैं और इन पर NIA ने 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा है। NIA ने महाराष्ट्र के कई जगहों पर छापा मारकर ISIS से जुड़े 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। बाद में ठाणे से ISIS से जुड़े 7वें आतंकी की गिरफ्तारी की गई थी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में FIR दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले में हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस एक्शन में आई और उसने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज की। पुलिस ने कहा कि पन्नू ने सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश पोस्ट किए और माहौल खराब करने की कोशिश की। एक ऑडियो क्लिप कई लोगों को भेजी गई थी, जिसमें धमकी देने वाले ने खुद को पन्नू बताया था। क्लिप में अहमदाबाद में खालिस्तान का झंडा फहराने और निज्जर हत्याकांड का बदला लेने की बात कही गई थी। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम 28 सितंबर को हैदराबाद पहुंची तो उसका जबरदस्त स्वागत हुआ। पाकिस्तानी टीम इससे गदगद नजर आई, लेकिन उन्हें खाने में बीफ नहीं दिए जाने पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल भारत आई पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तानी सरजमी पर बीफ नहीं परोसा जा रहा, क्योंकि BCCI ने वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे मेहमानों के मेन्यू से ही बीफ गायब कर दिया है। यानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी होटल में बीफ नहीं मिलेगा। बताया गया कि भारत में भाग लेने वाली सभी 10 टीमों को किसी भी होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को प्रोटीन की खुराक चिकन, मटन और मछली से पूरी की जा रही है। टीम के डाइट चार्ट में ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल्ड मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के लिए टीम ने उबले हुए बासमती चावल, बोलोग्नेज सॉस में स्पेगेटी और शाकाहारी पुलाव का अनुरोध किया है। मशहूर हैदराबादी बिरयानी को चीट फूड विकल्पों में से एक माना गया है। इसी साल होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने कार्यक्रम स्थल तक रोड शो करके जाने का फैसला किया। गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री जी 80 करोड़
जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने आए हजारों लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही खुली गाड़ी में सवार होकर साइंस कॉलेज मैदान में एंट्री की, वहां मौजूद सैकड़ों लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने लगे। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी जी। मंच की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा था, तो वहीं पीएम के काफिले के आगे कुछ महिलाएं भी डांस करते हुए आगे बढ़ रही थीं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेने की भी होड़ दिखाई दी। मंच पर पहुंचते ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। दावा तो ये भी किया गया कि बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम से संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का मकसद 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। बताया गया कि इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मकसद से ही पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। ये संकल्प सप्ताह देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉक पर मनाया जाएगा, जिसका मकसद विकास को ब्लॉक स्तर और गांव-गांव तक पहुंचाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। जब हर ग्राम पंचायत अपने कार्य तेजी से करेगी, तभी पूरे ब्लॉक का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत मंडपम के मंच पर अपना भाषण देने आए तो उन्होंने संकल्प सप्ताह को G20 सम्मेलन से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि आज हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जबकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर दुनिया को दिशा देने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। पैसा देकर वोट मांगने वालों को सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा झटका दिया। चुनाव से पहले ही नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में किसी को चाय पानी नहीं पिलाएंगे। उन्होंने खुले मन से कहा कि वोट देना है तो दो और नहीं देना है तो ना दो। और महाराष्ट्र के वाशिम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो लोकसभा चुनाव में अपने बैनर पोस्टर भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी को वोट के बदले नोट नहीं देंगे और ना ही शराब पिलाएंगे। मी तर आता यावेळी लोकसभेत ठरवून टाकला अनंतराव, पोस्टर नाही लावणार, बॅनर नाही लावणार, चहा पाणी नाही करणार, द्यायचं तर मत द्या, नाही तर नका देऊ। गडकरी ने भरोसा दिलाया कि वो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और गडकरी के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसते दिखाई दिए। तुम्हाला माल पाणी मिळणार नाही, लक्ष्मी दर्शन मिळणार नाही, देशी विदेशी मिळणार नाही, मी पैसा खाणार नाही, तुम्हालाही खाऊ देणार नाही आणि तुमची सेवा मात्र ईमानदारीने करेन, मला विश्वास है। बताते चले कि नितिन गडकरी अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी जब कुछ संगठनों ने टोल टैक्स में छूट की मांग की थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का पहला चुनावी दौरा किया, जहां उन्होंने शाजापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और शाजापुर के पोलाईकला में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान का एक्सरे कराने की बात कही। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले वो जाति जनगणना कराएंगे। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने अडानी का भी जिक्र किया और दावा किया कि कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में होना चाहिए, जिससे जनता की भलाई के काम हो सके। वहीं उन्होंने दावा किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ सरकार में जो काम अधूरे रह गए थे वो पूरे किए जाएंगे। 27% रिजर्वेशन ओबीसी।
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को रोकने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कलेक्टर और एसपी को भी जिले के कोचिंग संस्थानों में इन दिशा निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 9वीं कक्षा से पहले छात्रों को किसी भी तरह की कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और 10वीं या इससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अगर कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग संस्थान असेसमेंट रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं करेगा। साथ ही हर सप्ताह 1.5 दिन की छुट्टी को अनिवार्य किया गया है। बताया गया है कि बच्चों और शिक्षकों का अनुपात सही करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जबकि इजी एग्जिट हेल्पलाइन और निगरानी व्यवस्था को 24 घंटे चलाना होगा। यही नहीं, कोचिंग संस्थानों द्वारा रिफंड पॉलिसी को अपनाने पर भी जोर दिया गया। काउंसलिंग और ट्रेनिंग संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि छात्रों पर मानसिक दबाव कम किया जा सके। कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा में इसी साल अब तक 23 छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। माछिल सेक्टर कुमकारी इलाके में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और 2100 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना ने आतंकियों के 2 ठिकानों को नष्ट कर दिया। त्राल के जंगलों में आतंकियों के ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कार्रवाई की। एनआईए ने राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले की जांच तेज कर दी है। एनआईए ने आज आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में पुंछ जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार अशरफ अहमद के रिश्तेदार सद्दाम ने शाइस्ता और जैनब को पुलिस से बचाने में मदद की थी। बताया जा रहा है कि सद्दाम की महिला दोस्त की मुखबिरी की वजह से ही सद्दाम की गिरफ्तारी हुई। जयपुर में बीती रात हुई एक युवक की हत्या के बाद आज जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए, जिन्होंने रामगंज के मुख्य बाजार में जाम लगा दिया और पूरे बाजार को बंद करा दिया। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुटे इन लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया, जिसे संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। भारी तादाद में जुटे इन लोगों ने रामगंज इलाके में जितनी भी दुकानें थी उन सभी को बंद करा दिया और पूरी सड़क पर जुटी भारी भीड़ की वजह से वहां आवाजाही पर ब्रेक लग गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां आसपास के कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। जो दुकानें हैं यहाँ पे जो खुली हुई थी बाजार में, उनको यहाँ पे भीड़ के द्वारा बंद कराया जा रहा है। वहीं एहतियातन पुलिस की जो भारी फोर्स है वो यहाँ पे तैनात की गई है। बताया गया कि सड़क पर हुए बाइक एक्सीडेंट के बाद इकबाल नाम के लड़के का विवाद हो गया था, जिसमें उसकी हत्या हो गई और इसी हत्या के विरोध में जयपुर की सड़कों पर आज हंगामा दिखाई दिया। बताया गया कि बीती रात वहां सड़कों पर 2 बाइक की टक्कर हो गई थी। इस दौरान वहां भीड़ के गुस्से का शिकार हुआ इकबाल अपने भाई के साथ गुजर रहा था। आरोप है कि उसने सड़क पर गिरे एक शख्स को उठाया, लेकिन दूसरे को चाटा मार दिया। इसके बाद दोनों बाइक सवारों में समझौता हो गया और वो वहां से चले गए, लेकिन इकबाल और उसके भाई के वहां से जाने से पहले इलाके के एक बुजुर्ग से इकबाल का विवाद हो गया, जिस पर वहां मौजूद भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान इकबाल का भाई तो किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन इकबाल बच नहीं पाया और गुस्साई की पिटाई से उसकी मौत हो गई। और बाइक सवार जो 18 वर्षीय इकबाल है उस पर टूट पड़ी। पहले उसके साथ हाथापाई की गई, उसके बाद उसके साथ सरिया और डंडों से मारपीट की गई, जिसके चलते इकबाल की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से रात में ही पूरे इलाके में तनाव दिखाई दिया, जो दिन चढ़ने के साथ ही और भी बढ़ता चला गया। गुस्साए लोगों ने पूरे रामगंज इलाके में जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पहुंचे विधायक अमीन कागजी ने भी पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। जो गुनाहगार हैं उनको अरेस्ट कराएंगे, उनको सजा दिलाएंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल इस परिवार के लिए कर सकेंगे जो करेंगे। वहीं पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। ये एक गलत फहमी के कारण हुआ है, रोड रेज को कारण जैसे स्थिति में होता है वही हुआ है। सर कोई अरेस्ट हुआ अभी तक? जो मुकदमे में जो वांटेड है उनमें से ज्यादातर लोग अरेस्टेड हो गए। वहीं शाम होने तक तनाव के बीच हालात सामान्य नजर आए, लेकिन गुस्साई भीड़ के प्रदर्शन के दौरान इस बात के आरोप भी लगे कि वहां जबरन बाजार बंद कराने के दौरान दुकानों में लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिससे घबराए जौहरी बाजार के दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर दिया। जिसके बाद दुकानों पर एक कतार में ताले लटके नजर आए और लोगों से भरी रहने वाली गलियां वीरान दिखी। बताया गया कि अपना चेहरा ढककर लूटपाट करने पहुंचे आरोपियों के हाथों में डंडे और कुछ हथियार भी थे। लूटपाट करने के लगे, शटर बंद कराए और डंडे दे के जो है शटरों के लाते मारी, डंडे दी। औरतों से बदतमीजी की, हनुमान जी का मंदिर है वहां घुस गए और लूटपाट करके भी सामान ले गए। जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त लगाकर हालात पर काबू पाया।
फिलहाल अब शांति होने पर यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था वो चालू हो गई है। लोग बदस्तूर आना जाना लोगों का शुरू हो गया है। वहीं तनाव के बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात रखा गया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग वहां बड़ी संख्या में जमा हो गए और मारपीट शुरू हो गई। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने माहौल बिगड़ने नहीं दिया। और जैसे ही धारदार हथियार लिए लोग हिंसा फैलाने के मकसद से आगे बढ़े, पुलिस ने इन्हें वहीं का वहीं रोक दिया। पुलिस ने रात में ही मोर्चा संभाल लिया और भीड़ को इकट्ठा होने से पहले ही उन्हें वहां से हटा दिया। इस दौरान जिन लोगों ने हिंसा की साजिश की, पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घरों में दबिश देकर 22 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 13 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। हाल 22 लोगों को अटकायत तो नहीं थी, हाल 22 लोगों को राउंड अप છે એની પૂછપરછ ચાલુ છે। इस दौरान हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता की सोने की चेन चोरी होने की खबर भी सामने आई। बताया गया कि धक्का मुक्की के दौरान उसके गले में पड़ी सोने की चेन किसी ने निकाल ली। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस रात भर इलाके में पेट्रोलिंग करती रही। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। अमृतसर में सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी। किसान संगठन एमएसपी पर गारंटी और दिल्ली प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के 3 और यूपी के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। युवकों के परिजनों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के गुना में एक स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में बवाल हो गया। बताया गया स्कूल में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को हिजाब पहनाया गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद करीब 12 छोटी बच्चियां हिजाब पहने हुई थीं। इस दौरान वहां एक प्रार्थना भी सुनाई पड़ी, जिस पर बच्चियों ने प्रदर्शन किया। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने स्कूल का घेराव कर दिया, जिसके बाद हुए प्रदर्शन के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। हालात बिगड़ते देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को मौके पर बुलाया, लेकिन उनके सामने भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा और वो स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस दौरान गुस्साए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद पुलिस वालों के सामने भी जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि जब एबीवीपी कार्यकर्ता अपनी मांग से पीछे नहीं हटे तो स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल और कार्यक्रम कराने वाली टीचर को हटा दिया। वायुसेना ने अपने 91वें स्थापना दिवस के मौके पर भोपाल के बोट क्लब के ऊपर अपना शौर्य दिखाया। बड़ी बात यह है कि पानी के ऊपर तेजस, सुखोई समेत 65 लड़ाकू विमानों का देश का यह सबसे बड़ा एयर शो था, जिसमें दुश्मनों के इरादे को तोड़ देने वाली वायुसेना की ताकत एक बार फिर दिखी। इस दौरान गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इल्यूशन IL-78 ने 2 M2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा। वहीं 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। तेजस ने भी टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए, जिसकी आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। 9 सूर्य किरण विमान ने भी 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया। वहीं एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान में त्रिशूल का आकार भी बनाया गया। एयर शो में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग भी की। जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। पृथ्वी फॉर्मेशन में C-130J सुपर हरकुलस AN-32 प्लेन ने भी शौर्य दिखाया। वहीं 5 जैगुआर एयरक्राफ्ट ने शमशीर फॉर्मेशन में करतब दिखाए। सारंग टीम के 4 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने हवा में दिल का शेप भी बनाया। क्रिकेट का महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक क्रेज 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर है। भारत पाकिस्तान के मैच के लिए लोगों की दीवानगी का यह आलम है कि अहमदाबाद में रहना, खाना और वहां जाना सब कुछ महंगा हो गया है। देश के अलग अलग शहरों से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट्स का किराया 400% से भी ज्यादा बढ़ गया है। चंडीगढ़ से अहमदाबाद की फ्लाइट जो आम दिनों में 8500 रुपए की होती है, उसका रेट अब 44,000 रुपए हो गया है। जयपुर से अहमदाबाद का किराया आमतौर पर 8000 रुपए होता है, जो बढ़कर 32,000 हो गया है। इसी
तरह लखनऊ से अहमदाबाद का किराया 10,000 रुपए है, जो 14 अक्टूबर के मैच को देखते हुए 37,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली से अहमदाबाद का किराया आम दिनों में 7,500 रुपए होता है, लेकिन अब उसके लिए 24,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद का किराया भी 5,500 से बढ़कर 17,000 पर पहुंच गया है। यही हाल होटल्स के किराए का भी है। होटल्स के किराए में भी कई गुना की बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुवैत के रेस्टोरेंट में एक रोबोट ग्राहकों को खाना परोसता नजर आया। कैन नाम के इस रोबोट को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि टेबल नंबर दबाने पर यह किचन से खाना लेकर सीधा ग्राहकों की टेबल पर पहुंच जाता है। ब्राजील में कई गांवों के लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। पानी की कमी की वजह से सोलिमोस नदी पूरी तरह सूख गई है। मनौस इलाके की 16 नगर पालिकाओं में आपातकाल घोषित किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक शख्स ने तेज रफ्तार एसयूवी कार पुलिस स्टेशन में घुसा दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉटनी बे में मछुआरों की एक नाव व्हेल मछली से टकराकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ में भारत की उम्मीदों को झटका लगा तो कुछ में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसा ही एक मुकाबला रहा टेनिस का। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिक्स डबल्स के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। And I think it's a really big moment for Rutuja and me that we were able to get gold in tennis. Ramkumar and Saket got a silver in the men's doubles. I was really happy and excited. हालांकि भारत को टेबल टेनिस के सिंगल्स में निराशा हाथ लगी है। शरद कमल प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए। सातियान को भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। श्रीजा को राउंड 2 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं मनिका बत्रा विमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गईं। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। भारतीय स्क्वैश मेंस टीम गेम में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। भारत की ओर से सौरभ घोषाल, अभय सिंह और महेश मंगावकर की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। साल 2014 के एशियाई खेलों के बाद भारत ने पहली बार स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। चीन के हांगझाओ में चल रहे एशियन गेम्स के दौरान भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स के फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों को चीनी जोड़ी ने हरा दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने पहले 2 सीरीज में बढ़त बना ली थी। हालांकि बाद में मुकाबला चीनी खिलाड़ियों के पक्ष में चला गया और भारतीय खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। भारत ने शूटिंग में अब तक कुल 19 मेडल जीते हैं। इसमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये इसमें खुशी हुई कि मैंने पहले दिन एथलेटिक्स में खाता खोला, सबसे अच्छी बात ये, और प्रो में मेडल आया, सबसे अच्छी बात ये। भारत के लिए अदिति अशोक ने गोल्फ में शानदार प्रदर्शन किया है। अदिति के साथ भारत टीम इवेंट में टॉप पर है। एशियन गेम्स में भारत को जेवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद है। वो 4 अक्टूबर को जेवलिन थ्रो इवेंट में हिस्सा लेंगे। उससे पहले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि वो एशियन गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। जब खेल रहे हैं तो फोकस वही रखें कि अपना बेस्ट कैसे कर सकें। उसमें ये माइंड में नहीं होता कि कौन साथ में खेल रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के बारे में सवाल पूछे जाने पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेरी नदीम या किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से है। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 36 मेडल जीते हैं। टीम इंडिया को 10 गोल्ड, 13 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। एशियन गेम्स के 7वें दिन भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के 75 किलोग्राम ग्रुप में सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं मुक्केबाज प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि नरेंद्र ने पुरुषों के 92+ किलोग्राम ग्रुप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही उनका मेडल जीतना भी कंफर्म हो गया है। बॉक्सर सचिन सिवाच ने भी 57 किलोग्राम ग्रुप में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद न्यूयॉर्क की सूरत ही बदल गई और पूरे शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया और कई गाड़ियां पानी में डूबकर बंद हो गईं। इतना ही नहीं, बारिश का पानी बसों के अंदर तक घुस गया। शहर की गलियां भी पानी में डूबी हुई दिखाई दी। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। बाढ़ का पानी न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन के अंदर तक भी पहुंच गया और लोग पानी भरे सबवे में ही सफर करते दिखे। बाढ़ बारिश के बाद सड़क पर पानी के साथ कचरे का ढेर भी बहता नजर आया।
न्यूयॉर्क के कई इलाकों में 6 इंच तक बारिश हुई है। एहतियात के तौर पर कई सड़कें और सबवे बंद कर दिए गए हैं। गवर्नर कैथी होचुल ने स्टेट इमरजेंसी की घोषणा की है। वहीं मौसम विभाग ने न्यूयॉर्क में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।